बैक, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज की कड़ी में। आज हम देखने जा रहे हैं आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक जो है ना। यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है उससे हम देखेंगे पिछली परीक्षाओं में नेट के परीक्षा जो नेट हिंदी है यानी पेपर 2 के रूप में जो आपका सब्जेक्ट रहता है वहीं आता है। तो एनटीए नेट का जो परीक्षा हिंदी का है उसका जून 2021 का पहले पाली का पेपर देखेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र इसलिए लिखा है कि पहला सबके लिए कॉमन होता है और दूसरा आपका जो सब्जेक्ट रहेगा जिससे आप पीजी रहेंगे वह आपका दूसरा सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, पिछला पेपर इस समय आप सोचेंगे कि परीक्षा का पैटर्न बदला है। जी हाँ, परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल बदला है और थोड़े से डीप क्वेश्चन आने लगे हैं। इसके बावजूद आपको सही करने के लिए आपको सरल क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन, मध्यम क्वेश्चन और इस प्रकार के क्वेश्चन आने चाहिए। देखिए होता क्या है कि परीक्षा में जो 4-5 ऑप्शन आते हैं कभी कभी सीधा दे देता है इनमें से कौन है या इनमें से कौन नहीं है, या फिर केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या मतलब केवल तीन या फिर तीनों या फिर एक और दो, दोनों, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें पिछले 2-3 सालों के करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें एग्जैक्ट आंसर यदि ऑप्शन का नहीं पता हो तो भी हमें एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि हमें जो आता है उसको हम कर देंगे कि नहीं ये इसका आंसर सही नहीं हो सकता। तो एलिमिनेशन मेथड से यानी कि जो नहीं हो सकता उससे हम ऑप्शन को काट के फिर यदि 2 ऑप्शन में डाउट है तो जो उसमें हमें सटीक लगे उसको सही कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान पैटर्न को भी जानना ज़रूरी है और पिछले परीक्षाएँ क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में मदद करती हैं और बहुत से क्वेश्चन हूबहू आ जाते हैं और आप यकीन मान के चलिए कम से कम मान लीजिए कि 20-25% तो प्रीवियस ईयर से आते ही हैं। मतलब वहाँ से आपको मदद मिल जाएगी क्वेश्चन को करने में या फिर सीधे वहाँ से पूछ दिया जाएगा। तो यह हो गया भूमिका, है ना। तो भूमिका तैयार हो चुका है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हल करते हैं। आज 50 करेंगे, फिर अगले दिन 50 करेंगे ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब का है, 26 दिसंबर 2021 का पेपर है। ठीक, पहले पाली का। देखते हैं पहला क्वेश्चन। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन तो हैं अरिल, पद्धड़िया, कवित और सवैया है। आप अपने मन में आंसर देते रहिए। हालांकि आपको यहाँ पे सही आंसर लगा हुआ दिखेगा भी और सही आंसर भी दिख जाएगा। तो आप ईमानदारी से देखिए क्या आपको आता था और अंत में ज़रूर बताइएगा कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी कवित है। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं आप। व्याख्या है क्या है? चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः कवित छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग है। ये सब क्या है? ये सब आपको क्वेश्चन में मदद करेगी। आपको एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन तैयार होंगे। तो पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग हुआ है जिनमें दूहा, कवित, छप्पय, तोमर, त्रोटा का गाहा आदि है। चंद बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासों को प्रथम महाकाव्य माना है। यह भी तथ्य याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2 है कविता क्या है? कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? तो यह पहले भाग में ही है, चिंतामणि भाग 1 में ही है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। इसके बारे में देखते हैं। कविता क्या है निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि जो निबंध है 4 भागों में विभक्त है, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही है। और यह हमें याद रखना है चिंतामणि भाग 1 का संपादन शुक्ल जी ने किया है। और इसमें क्या है, चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध कौन कौन है? निम्नलिखित हैं। भाव और मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध इत्यादि हैं। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथम था, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था? यह विचार विथि के नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। पहले इसका नाम क्या था? विचार विथि। यह भी याद रखिए। आगे देखते हैं प्रभाववादी आंदोलन के संबंध में सही तथ्य कौन सा है? तो इसमें देखिए कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। प्रभाववादी आलोचना के संबंध में कौन सा कथन तथ्य सही है? तो इसमें कौन कौन सा सही है? इसमें दूसरा और चौथा यहाँ आपका सही है। ठीक है, दूसरा और चौथा। तो दूसरा का क्या है? बस
ऐसे क्वेश्चनों में जो सही है उसको हम पढ़ेंगे ताकि गलत चीज़ें ना जाए हमारे दिमाग में। तो प्रभाववादी आलोचना के संबंध में क्या है, पद्म सिंह शर्मा के आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। और चौथा क्या है, सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। ठीक, आगे देखते हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है तथा सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। यह तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है। प्रभाववादी या फिर आत्म प्रधान आलोचना के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि भावुकता का महत्व, विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता। प्रभाववादी समीक्षक एक प्रकार के साहित्यिक सत्य असत्य विवेक बुद्धि में विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं। पद्म सिंह शर्मा तथा शांतिप्रिय द्विवेदी हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक हैं, यह भी याद रखिए। प्रभाववादी समीक्षक में कौन, पद्म सिंह शर्मा और शांतिप्रिय द्विवेदी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चंद बाला रास के रचयिता हैं। तो चंद बाला रास के रचयिता कौन सा है, इसमें आसगु हैं। इसके बारे में देखते हैं, चंद बाला रास के रचयिता आसगु हैं। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ जीव दया रास है। अन्य रचनाएं और रचनाकार देखते हैं, यानी कि एक तो चंद बाला रास हो गई, दूसरा इनकी रचना है जीव दया रास। बाकी और देख लेते हैं, जैसे कि इस ऑप्शन में जो दिया है मुनि जिन विजय किसका है, नेमिनाथ रास का है। रेवत गिरी रास किसका है, विजय सेन सूरी का है। श्रावकाचार्य देवसेन का है। स्थूलिभद्र रास या जीन धर्म सूरी का है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके मतलब क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ पे हैं, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इसका क्रम आपका जो है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 4, 3, 2 और 1, यानी कि उल्टे क्रम में यहाँ पे लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 की है, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा पेज नंबर 1 दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं। ओहो, 5 के बाद 6, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वह थोड़ा सा क्रम ऊपर नीचे हुआ है। तो क्या हुआ है, ऊपर नीचे नहीं हुआ है बल्कि दोहरा के वह पेज आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। आपके सामने है वामा शिक्षक, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु और श्यामा स्वप्न। एक चीज़ याद रखिए प्यारे साथियों, यानी कि दोस्तों, यानी कि मित्रों, यानी कि विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन आपको ना आए, ठीक है, सिलेबस यहाँ पे आपको पता ही है कि 10 यूनिट है। तो यदि ऑप्शन में जो दिखे, जो सिलेबस वाली रचना दिखे, कहानी, उपन्यास, निबंध, जो भी पूछे, तो यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो जो सिलेबस की रचना है उसी को ही टिक मारना यहाँ पे शुरू कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे परीक्षा गुरु, बाकी यह तीनों आपके नेट के सिलेबस में नहीं लगा हुआ, परीक्षा गुरु लगा हुआ है, तो ज़्यादातर चांस रहेगा कि जो सिलेबस में लगी हुई रचना है वहीं उसका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, परीक्षा गुरु। यह ट्रिक बता रहे हैं गुरु, यह ट्रिक बता रहे हैं। तो देखिए यह ट्रिक है, ना आए तब के लिए, बाकी आपको आएगा तो ठीक ही बात है। परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण, लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। परीक्षा गुरु 1882 की रचना है, इसके लेखक श्रीनिवास दास हैं। आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है, यह तथ्य भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हल लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। ये इसका व्यांश का प्रतिपाद्य क्या है, तो इसको आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। शेखर एक जीवनी, तमस, वाणभट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल, ये सभी आपके नेट के सिलेबस में लगा हुआ रचना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4 और 2, सभी का हम प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। शेखर एक जीवनी का 1940 में रचना हुआ है, यह 2 भागों में हुआ था, एक 1940 और दूसरा 1944 में आया था। तमस जो है कि 1973 की रचना है। वाणभट्ट की आत्मकथा जो है 1946 की रचना है, 1946 यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा सब। मैला आंचल 1954 की रचना है, यह तथ्य भी याद रखिए। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन, सूची में आपको मिलाना है, आधा इधर दिखेगा आधा उधर, मतलब एक पेज में था दूसरे पेज में वो चला गया, तो यहाँ पे आपको मिलाना है। तो प्लेटो हैं और
इनके क्या है, प्लेटो और पुस्तक हैं। ठीक है, प्लेटो और पुस्तक का मतलब कि ये एक और पाश्चात्य काव्य के लेखक हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं, आपको वहीं पे मिलाना है। तो हम आंसर सीधे देख लेते हैं। इसका इसका आंसर ए होगा, यानी कि प्लेटो की बस रचना देखिए, ए बी सी डी मिलाने के चक्कर में मत पड़िए। प्लेटो की रचना इयान है, बिम्साट डब्ल्यू के की रचना लिटरेरी क्रिटिसिज्म में शार्ट स्टोरी है, कॉलेज की रचना है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लिविस की रचना है द ग्रेट ट्रेडिशन। ठीक है, ए बी सी डी मिलाने के लिए इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन पैदा ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगला है किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? तो इसका सही आंसर है भोजराज ने। किसने माना है? भोजराज ने। किसने माना है? भोजराज ने। आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है, इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं। कौन कौन? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति। दोस्तों क्या करते हैं ना कि आज 25 क्वेश्चन ही करते हैं, 25 क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, एक क्वेश्चन का विश्लेषण भी कर रहे हैं जो इसमें दिया है यूथ पब्लिकेशन की बुक में। तो सभी क्वेश्चन लगभग सही हैं, मतलब एक आध क्वेश्चन गलत हो सकते हैं प्रकाशन के वर्ष में, यदि आपको ऐसा लगता है नहीं एक आध जगह गलत होगा, अंत तक देखिएगा तो आप वहाँ पे कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। 25 करें ताकि बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो, और 4 पार्टों में 100 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, हमें लगा पहले 50 करने में हमें लग रहा है 40-50 मिनट लग जाएगा, तो हम सोच रहे हैं कि 20-25 मिनट में ही आपका हो जाए कम से कम। तो आइए, यह आपका क्या हो गया, आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है, इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं। कौन कौन? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। अगला क्वेश्चन है, भारत दूरदर्शा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज भी। तो इसका सही आंसर है भारत को जगाता है। आखिरी में क्या करता है? भारत को जगाता है। भारत दूरदर्शा ने आखिरी अंक में भारत भाग्य को जगाया है, यानी जगाता है। भारत दूरदर्शा नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इस नाटक में कुल कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। 6वें अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरव अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग्य का आत्मधिक्कार कारुणिक है। अंततः वह छाती में चाकू भोंककर आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, भारत भाग्य। अगला क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। 1 क्या है? जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की निरर्थकता का बोध, और 3 है मृत्यु बोध। तो यहाँ पे दोनों क्या है? अस्तित्ववाद की विशेषताएं का यह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 के बाद 13। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? मौन रहकर ही गीता का वाचन करना चाहिए। तो इसमें क्या है? मौन वाचन का उल्लेख किया है। और इसके रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में लिखा है। यह इसका नाम जरूर याद रखिए, बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मतलब बहुत इजी है, फिर भी नाम याद रखिए और ज़्यादातर लोगों को याद भी होगा। पहला भाग क्या भूलो क्या याद करो, दूसरा भाग नील का निर्माण, फिर तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। कहाँ से सोपान तक? 10 द्वार से। अगला क्वेश्चन है टॉमस ईस्टर्न इलियट के अनुसार परंपरा क्या है? तो इसका सही आंसर है परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। टॉमस ईस्टर्न इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। इलियट के प्रमुख समालोचनात्मक कृतियाँ कौन कौन है? तो यह भी याद रखिए इलियट का, बस इलियट से याद रखिए। द सीक्रेट वुड, Homage to John Dryden, Selected Essays, The Use of Poetry and the Use of Criticism, यह सब इनकी रचनाएं हैं। 15वां क्वेश्चन है, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह किसका कथन है? चंद्रदेव से मेरी बातें, जो है नेट के सिलेबस में यह रचना लगी हुई है, राजेंद्र बाला घोष की। तो इस बारे में कौन कहा है? भवदेव पांडे ने कहा है कि यह राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया है। तो इसकी रचनाकार राजेंद्र बाला घोष हैं, यह भी याद रखिए, जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1904 में
किसमें, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किसने इसको राजनीति और अर्थनीति की संज्ञा दी, केंद्रीय कथ्य बनाया, तो यह कहा है बहुदेव पांडे ने, पांडे नहीं पांडे। अगला 16 है, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है। बाकी 3 है, एक नहीं है, तो कौन नहीं है, एजरा पाउंड नहीं है। बाकी अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर, जयापाल सार्त्रे सब क्या हैं, अस्तित्ववादी हैं। अस्तित्ववादी के नाम याद रखिए, कामू, हेडगर, सार्त्र। बाकी इसमें और कुछ चीज़ है, एजरा पाउंड अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है या बिंबवाद के चिंतक हैं, तो एजरा पाउंड किसके हैं, बिंबवाद के हैं। जबकि अल्बर्ट कामू और मार्टिन हेडगर तथा जयापाल सार्त्र अस्तित्ववादी चिंतक है। अस्तित्ववाद का प्रवर्तक सोरेन किरकेगाद को माना जाता है। तो अस्तित्ववाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, किरकेगाद को। अगला क्वेश्चन 17 है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर कौन है, क्लिंथ ब्रुक्स हैं। किसके लेखक, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। तो क्लिंथ ब्रुक्स को विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। किसका, विडंबना और विसंगति का। ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री 1948 पुस्तक के लेखक एलन टेट। कौन, एलन टेट। एलन टेट की पुस्तक कौन है, ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री, जो कि 1948 की है। 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्विटी पुस्तक के लेखक कौन है, विलियम एम्पसन। द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, टिलियर्ड। तो सभी का दे दिया, मतलब यहाँ पे सभी चारों ऑप्शन के लेखकों का आप एक एक रचना यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 में क्या है, सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो इसके सही आंसर कौन है, पंत जी है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, और यह आपको पढ़ने से भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ भी है। तो सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। यह काव्य पंक्ति पंत जी के युगांत, कहाँ से लिया गया है, युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। छायावादी कवि एवं काव्य पंक्तियाँ अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा, कौन कहाँ बकता, यह जयशंकर प्रसाद की है। बाकी अब शब्द अधरों का सुना भास, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश, यह निराला की पंक्ति है। बाकी सुंदर है बेहक सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, यह भी पंक्ति पंत की है, सुमित्रानंदन पंत की। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना, यह महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। 19वां क्वेश्चन है, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं कौन कौन है। लाला श्रीनिवास दास की, इसमें से आपको चुनना है, नेट के सिलेबस में आपका लगा हुआ है परीक्षा गुरु, और परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है, लाला श्रीनिवास दास। तो उनके अन्य रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं, यानी कि पूछी जाती ही हैं। तो पहला और दूसरा इनकी रचना है प्रहलाद चरित और रणधीर और प्रेम मोहिनी, यह इनकी रचनाएं हैं। लाला श्रीनिवास दास को हिंदी के उपन्यासकार तथा नाटककार थे। 1882 में प्रकाशित इनके उपन्यास परीक्षा गुरु को शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है। कीर्ति केतु नामक नाटक के लेखक बाबू तोताराम थे। कीर्ति केतु यहाँ पे है ना, यह एक नाटक है और इसके लेखक बाबू तोताराम हैं। अगला है 20वां क्वेश्चन, गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया है और इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, 1 और 2, पहला और दूसरा इसमें सही होगा। दोनों चीज़ें आपको कहना चाहते हैं। व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। दूसरा, आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए भी अभिशप्त है, बेचने और लिखने दोनों के लिए। और तीसरा और चौथा नहीं होगा। 21 बाकी इसको भी देख लेते हैं, इसमें भी आपको तथ्य जरूर मिल जाएंगे। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है तथा आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए भी मजबूर है, यानी अभिशप्त है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक, यानी जो 1951 में दूसरा सप्तक आया था, के कवि भी हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन है। परिवर्तन जी 1976 का है। चकित है दुख 1968 का है। इदम मनम 1977 का है। अंधेरी कविताएं 1968 का है। त्रिकाल संध्या 1978 का है। गांधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971 का है।
21वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए हैं, एक अभिकथन है यानी असर्शन जिसे कहा जाता है, दूसरा उसका कारण है जिसे रीजन कहा जाता है। आपको बताना है, पहले अभिकथन पढ़िए फिर कारण पढ़िए। वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व तो नहीं है, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। यानी कि पहली बात तो सही है, मतलब कि दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो इसकी व्याख्या है वह भी सही है। ठीक है, आपने सोचा होगा कि मैं बोलूँगा कि लेकिन सही नहीं है। नहीं नहीं, दोनों बातें सही हैं। वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या फिर भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। एक चीज़ और दाम बताएं, आपको यदि कुछ नहीं लगे और ऑप्शन में शुक्ल जी लगे, आपको नहीं आ रहा है कोई भी ऑप्शन, तो शुक्ल जी को लगा दीजिएगा, ज़्यादातर सही होने का चांस रहता है। इसका विश्लेषण देखते हैं, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान या फिर भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी प्रसिद्ध साहित्यकार है और इनकी प्रसिद्ध रचना हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो कि 1929 की रचना है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929 है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यशपाल का जो झूठा सच है, जो कि नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। केंद्रीय विषय कौन कौन सा है? विभाजन की त्रासदी, नारी की व्यवस्था और शोषण और इसके बाद आपका क्या क्या है, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें आपका सही क्या क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा, यानी सांप्रदायिक दंगों की भयावहता और जो विभाजन की त्रासदी है वह आपका सही है। विभाजन की त्रासदी, ठीक, विभाजन की त्रासदी और यहाँ पे सांप्रदायिक दंगों की भयावहता होगा। विश्लेषण भी इसका देखते हैं, जो कि इनका उपन्यास झूठा सच है। इसका केंद्रीय विषय क्या है? सांप्रदायिक दंगों की भयावहता तथा विभाजन की त्रासदी है। झूठा सच 2 भागों में है। 1958 में पहला भाग हुआ था, जिसका नाम है वतन और देश, और दूसरा भाग 1960 में हुआ, जिसका नाम है देश का भविष्य। दोनों एक ही में है और अलग अलग भी मिलता है, एक ही में, ज़्यादातर एक ही में मिल जाता है। तो मतलब दोनों एक ही में है और एक ही किताब में है, बस आधा के बाद दूसरा भाग लिख दिया है और उसका शीर्षक लिख दिया है देश का भविष्य, पहले में लिख दिया है वतन और देश। तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, हालांकि अलग अलग भी आपको मिल जाएगा, ज़्यादातर एक ही में रहता है। यशपाल प्रकृतिवादी या फिर मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास भी याद रखिए, जो भी नेट के सिलेबस में लगे हुए कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार हैं, उनके नेट के सिलेबस की रचना तो याद होनी चाहिए, उसके अलावा भी उनकी अन्य रचनाएँ याद होनी चाहिए प्रकाशन वर्ष के साथ। दादा कामरेड 1941 की रचना है। देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949 की रचना है। 24वां क्वेश्चन को आपको सुमेलित करना है, तो इसका हम सीधे आंसर देख लेते हैं। जैसे कि मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, यह परिवर्तन से है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, यह कामायनी है, कामायनी से लिया गया है। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, यह आपका सांदगीत से है, मतलब कि और नीचे तक भी है। लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, सांदगीत से है। और उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से, यह प्री प्रवास से है। ठीक है, प्री प्रवास से है। आज का आखिरी क्वेश्चन यानी कि 25वां क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं। लगभग एक क्वेश्चन 1 मिनट में लग रहा है। तो भाषा भूषण का विवेच्य है, भाषा भूषण का विवेच्य क्या है? अलंकार, ध्वनि, रस और छंद, इसमें से क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भाषा भूषण का विवेच्य क्या है? अलंकार है। इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं। भाषा भूषण का विवेच्य अलंकार है। भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक कौन है? जसवंत सिंह हैं। इस ग्रंथ के 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या फिर शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार। यह किसका है? यह आचार्य
की रचनाएं हैं, जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। नमस्कार।